नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली। अखिलेश बोले, दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी। ममता ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीद दिवस रैली की। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली है। इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती है। दोस्तों, इसी रैली में सपा अध्यक्ष सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। यहां पर उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। दिल्ली में सरकार स्थिर नहीं है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या दिल्ली की सरकार गिर सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुजफ्फरनगर में मोदी के मंत्री बोले, क्या धर्म पूछकर हाथ मिलाएंगे? कुर्ते पर भी नाम लिख लें। यूपी सरकार नेम प्लेट वाला फैसला वापस ले। जी हां दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के योगी सरकार के फैसले से एनडीए के सहयोगी दल सहमत नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया गया। अब फैसला ले लिया गया है तो सरकार उस पर टिकी हुई है। जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले फैसले को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहां कहां लिखें अपना नाम? क्या अपने कुर्ते पर भी नाम लिख ले? क्या आप अब नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे? वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या यूपी सरकार का नाम वाला फैसला सही है या गलत? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में हुए शामिल। नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन भी जाएंगे। 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला मुकाबला। जी हां दोस्तों, श्रीलंका दौरे के लिए भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर और नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन को भारत के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने असिस्टेंट कोच के लिए अभिषेक नायर और नीदरलैंड के टेन डोशेट के साथ मोर्नी मोरकल और कई खिलाड़ियों की बात की थी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने उनकी दो मांगों को पूरा करते हुए श्रीलंका दौरे पर इन दोनों को ले जाने की मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप ही रहेंगे। दिलीप टीम के साथ सोमवार को श्रीलंका जाएंगे। बॉलिंग कोच का नाम अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉय कुले खाली स्थान पूरा करने के लिए जा सकते हैं। यह पहली बार होगा कि टीम के कोचिंग स्टाफ में दो असिस्टेंट कोच होंगे। रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के समय पर कोई असिस्टेंट कोच नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेबी चेयरपर्सन बोली, घर की सेविंग सट्टेबाजी में जा रही। बजट में एफएनओ की कमाई पर 30% टैक्स की तैयारी। सरकार इसे स्पेकुलेटिव इनकम मानेगी। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2022 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या में वित्त वर्ष 2019 की तुलना में 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। 90% एक्टिव ट्रेडर्स को इस दौरान औसत 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सेबी की 25 जनवरी 2023 को इंडिविजुअल ट्रेडर के एफएनओ में प्रॉफिट और लॉस को लेकर पब्लिश रिपोर्ट में यह बातें की गई थी। अब दोस्तों, एफएनओ में रिटेल ट्रेडिंग का कोई भी अनियंत्रित विस्फोट न केवल बाजारों के लिए बल्कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट और हाउस होल्ड फाइनेंस के लिए भी भविष्य की चुनौतियां पैदा कर सकता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस पर 30% का टैक्स लगाने जा रही है, ऐसा कहना है सेबी के चेयरपर्सन का। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीरज चोपड़ा की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट। कोच ने बताया पेरिस ओलंपिक में खेलेंगे या नहीं। जी हां दोस्तों, भारत की एक मेडल की उम्मीद है नीरज चोपड़ा, लेकिन दोस्तों कुछ समय से वे परेशान चल रहे हैं फिटनेस को लेकर। दरअसल दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। खेल के इस महाकुंभ के शुरू होने में अब 5 दिन से भी कम का समय बचा है। इसके लिए भारतीय एथलीट अपनी फिटनेस और तैयारियों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले ही नीरज चोपड़ा के चोटिल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ओलंपिक 2024 में उनके अच्छे प्रदर्शन को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब नीरज चोपड़ा की चोट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके चलते उनके कोच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलने को लेकर कई बातें सामने रखी है। दोस्तों, 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, एक बार फिर पेरिस खेलों में भारत की पदक की उम्मीद है। लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर इस सीजन काफी सवाल है। ऐसे में चिंता का विषय तो है, लेकिन उनके कोच का कहना है कि वे पूरी तरीके से फिट हैं और वह गोल्ड पर फिर से निशाना लगाने के लिए तैयार हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ तैनात। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 11 की मौत, 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। राहत विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम 6:30 बजे से शनिवार शाम 6:30 बजे तक 5 लोग डूब गए और 5 की मौत बिजली गिरने से हुई, जबकि 1 की मौत सांप के काटने से हो गई है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं दोस्तों अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में शनिवार को हुई भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विकी कौशल की सबसे बड़ी ओपनर बनी बैड न्यूज, पहले दिन किया इतना कलेक्शन। जी हां दोस्तों, विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के चर्चे कई दिनों से हो रहे थे और अब पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी कर दिया। बैड न्यूज ने विकी कौशल के फैंस को गुड न्यूज दी है, तो वहीं यह फिल्म एक्टर के लिए कमाल का न्यूज भी साबित हुई है। दरअसल दोस्तों अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ यह फिल्म विकी कौशल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। बैड न्यूज के मजेदार ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसका गाना तौबा तौबा सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें बैड न्यूज के पहले दिन के कलेक्शन की, दोस्तों बैड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8.62 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया है। यह फिल्म के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। इसी के साथ यह फिल्म विकी कौशल की टॉप 5 फिल्मों में नंबर 1 पर आ गई है। इससे पहले फिल्म द उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने ओपनिंग डे पर 8.20 करोड़ रुपए कमाए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर आए लोग आर्मी गो बैक के नारे लगाए। कहा आतंकवादियों के बहाने लोगों पर जुल्म कर रही है फौज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी है। इलाके के 10,000 से ज्यादा पश्तून लोग शनिवार को सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शनकारी आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। सेना के इलाके में होने से अशांति है और इसी वजह से आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। खैबर इलाके में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन को पश्तून बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता जमालुद्दीन वजीर के मुताबिक इलाके में 20 साल से आतंकवाद खत्म करने की मुहिम के नाम पर पाक सेना लोगों पर जुल्म कर रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल गवर्नर को हैरेसमेंट केस में राजभवन से क्लीन चिट, महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। टीएमसी ने पूछा अपने खिलाफ खुद जांच कैसे करवाई। जी दोस्तों, बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस को हैरेसमेंट केस में राजभवन ने क्लीन चिट दे दी है। राजभवन ने गवर्नर के खिलाफ वहां काम करने वाली महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। राजभवन ने पुडुचेरी के एक रिटायर्ड जज से गवर्नर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करवाई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को रिपोर्ट सामने आई। इसमें बताया गया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी और आसपास मौजूद लोगों की गवाही की पड़ताल से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का आचरण, समय और स्ट्रेटजी शक पैदा करती है। महिलाओं के आरोप और उन्हें लगाने का तरीका संदेह के घेरे में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 50,000 रुपए महीना, स्विगी जोमेटो डिलीवरी एजेंट की कमाई नए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में स्विगी और जोमेटो डिलीवरी एजेंटों के साथ एक यूट्यूबर के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है, जिसमें उनकी कमाई के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी दी गई है। फुल डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल चलाने वाले लवीना कामत ने भारत की आईटी राजधानी में 2 डिलीवरी एजेंटों से बात की और पाया कि वे दोनों औसत आईटी इंजीनियर से अधिक कमाते हैं। कामत के इंटरव्यू से पता चलता है कि शिव और थाइपा जैसे डिलीवरी एजेंट सामान्य आईटी इंजीनियर की तुलना में काफी अधिक कमाते हैं, जिनकी औसत इनकम लगभग 20,000 रुपए प्रति माह है। जबकि 22 साल के स्विगी डिलीवरी ड्राइवर शिव हर महीने 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कमा लेते हैं। इनकी इनकम में अतिरिक्त टिप्स, इंसेंटिव के साथ प्रति ऑर्डर 20 रुपए का मूल वेतन भी शामिल है। इंटरव्यू के दौरान शिव ने खुलासा किया कि उसे टिप्स से हर महीने लगभग 5,000 रुपए मिल जाते हैं।